नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को नए संवत और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। तो चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। बाजार में 7 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। एफएमसीजी, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में गिरावट। ऑटो, आईटी, मेटल, कंज्यूमर गुड शेयरों में आज रही तेजी। सेंसेक्स 288 तो निफ्टी 47 अंक गिरकर बंद। अब 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी पर आपराधिक केस नहीं। सरकार ने की जीएसटी कानून में बदलाव की तैयारी। जेल अरेस्ट टर्म में बदलाव की है यहां पर तैयारियां। दीपावली के बाद दिल्ली की हवा बेहद खराब। पटाखे और पराली से दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है प्रदूषण। भारत समेत कई देशों में 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक व्हाट्सएप सर्वर रहा डाउन। मैसेजिंग और कॉलिंग सभी तरह की सेवाएं रही ठप। परेशानी के लिए कंपनी ने मांगी माफी। और आज शाम सूर्य को लगेगा ग्रहण। 4 से 6 बजे के बीच देश के कई हिस्सों में दिखाई देगा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन। हेडलाइंस में हमने आपसे कहा कि निफ्टी 47 अंक गिरकर बंद हुआ, नहीं, वो 74 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। चलिए अब विस्तार से खबरों की तरफ चलते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बीच इंग्लैंड को ऋषि सुनक के तौर पर एक भारतीय संकट मोचक मिल गया है। 42 साल के ऋषि सुनक 28 अक्टूबर यानी शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुनक ब्रिटेन के 200 साल के इतिहास में पहले एशियन और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सितंबर में प्रधानमंत्री पद की रेस में सुनक अंतिम चरण में पिछड़ गए थे, लेकिन नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस को अपनी आर्थिक नीतियों के चलते से 45 दिन के बाद ही अपना इस्तीफा देना पड़ा और ऋषि सुनक को दोबारा ये मौका मिला है। इस बार ऋषि की आर्थिक नीतियों और बतौर वित्त मंत्री उनके अनुभव को कंजर्वेटिव पार्टी में भरपूर समर्थन मिला है। नेता पद की रेस में जीत दर्ज करने के बाद सुनक ने ब्रिटेन की आर्थिक चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा है कि वो सबको एक साथ लाने के लिए काम करेंगे ताकि देश का भविष्य सुरक्षित हो। आपको बता दें कि 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में जन्मे ऋषि सुनक के माता पिता पंजाबी मूल के भारतीय थे। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति की बेटी हैं। तो यहाँ लंदन में इतिहास बन चुका है, ऐसा इतिहास जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऋषि सुनक अब प्रधानमंत्री हैं। वो बकिंगम पैलेस गए और किंग चार्ल्स से मिले। किंग चार्ल्स ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो अब ब्रिटेन की सरकार बनाएं। उसके बाद वो वापस आ रहे हैं यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट, ये पीछे 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास होता है। याद रहे कि जब वो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर को कहा जाता है, वो 7 वाले घर में थे 11 नंबर में। उसके बाद उन्होंने बोरिस जॉनसन की सरकार से इस्तीफा दिया। उसके बाद हम देख चुके हैं कि 11 नंबर से बगल के घर 10 नंबर में पहुंचने के लिए उन्हें कैसा रास्ता तय करना पड़ा, कैसी ऊंच नीच आई, कैसी कठिनाइयां आईयां, कैसी मोड़ आए और उसके बाद जाके उन्होंने ये रास्ता तय किया है। और अब ये शुरुआत है। यहाँ पर कुछ ही देर में यहाँ पर सब जो मीडिया के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे और एक आउटलाइन देंगे, एक संकेत देंगे कि सरकार किस नीतियों पर चलेगी और आगे ये सरकार कैसे चलाई जाएगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होगा क्योंकि जो वो वायदे अब करते हैं, जो वो संकेत देते हैं, उसको देखते हुए उनकी सरकार को जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि वो कहाँ तक कामयाब हुए या नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय, बहुत ही ऐतिहासिक समय ब्रिटेन के लिए, ऋषि सुनक के लिए और भारत के लिए भी एक गर्व का मौका कि एक जो भारतीय परिवार के जो है ऋषि सुनक, वो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
जी, तो ये संजय सूरी हमारे संवाददाता जो कि लंदन से बता रहे थे कि क्या कुछ घट रहा है वहाँ पर। किस तरह ऋषि सुनक पहले तो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हुए, लेकिन एक बार फिर वो अब इस ना सिर्फ रेस में शामिल हुए बल्कि अब यूके के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट लगातार हम उनसे लेते रहेंगे। इधर यूके में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारत में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और शशि थरूर ने ब्रिटेन में ऋषि सुनक के पीएम बनने पर ट्वीट किया और कहा कि भारत को भी सीखना चाहिए कि वो सत्ता के लिए अल्पसंख्यक को स्वीकार करे। कुछ ऐसे ही ट्वीट महबूबा मुफ्ती ने भी किया। उन्होंने लिखा कि याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। ये महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा। वहीं विपक्ष के इस हमले पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद और मुख्तार अब्बास नकवी ने कलाम, मनमोहन सिंह और द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण सामने रख दिया। जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, यानी जैल सिंह जी, और एक लंबी श्रृंखला है। तमाम जो संवैधानिक पद हैं उस पर जो है वो कभी जाति, धर्म और कुनबा ये नहीं महत्व रहा, काबिलियत महत्वपूर्ण रही और उसका देश ने हमेशा सम्मान किया है। अब दिक्कत इन लोगों की है कि कहीं पर भी अगर देश के लोग खुशहाल हो रहे हैं तो उसमें रंग में कैसे भंग डालो। तो ये तो ऐसे लोग हैं जो कि खुशी के कुएं का, कहीं पे अगर खुशी का पानी होगा तो उसमें भी भांग डाल देंगे, उसमें भी जो है वो ऐसा माहौल बनाएंगे कि उसमें भी गड़बड़ी हो जाए। तो एक भारतीय के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से हमारा क्या फायदा हो सकता है, आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आज शाम को 7:57 पर। जी हां, आवाज अड्डा का आज का विषय यही है, ऋषि सुनक बनेंगे संकट मोचक। इसके लिए ब्रिटेन में तो इसके जो मायने हों, भारत में या भारत के लोगों के लिए इसके क्या मायने होंगे, और पूरी विश्व में इस समय जो परिस्थिति बनी है, ऐसे में ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के, तो इसके क्या मायने निकलेंगे। चर्चा जरूर सुनिएगा हमारे साथ आज के आवाज अड्डा में। और अब बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज 7 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। उतार चढ़ाव के बाद बाजार आज करीब आधा % गिरकर बंद हुआ है। सेंसेक्स जहां 288 पॉइंट गिरकर 59,544 पर, तो निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 17,656 पर बंद हुआ है। मार्केट का पूरा हाल हम समझेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, ये 7 दिन की तेजी पर ब्रेक, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, शेयरों के हिसाब से बात करें, कहां सबसे ज्यादा आज एक्शन रहा? बिल्कुल, आज फर्स्ट हाफ अच्छी ओपनिंग के बाद सेकेंड हाफ में आपको बिकवाली का माहौल दिखा। ऊपरी स्तरों पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दिया। निफ्टी गेनर्स की जहां तक की बात है, यहां आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे, आईटी स्टॉक्स से और ऑटो पैक से। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, लगभग 3% के गेन के साथ यहां आपको स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील और एल&टी जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको थोड़े बहुत प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स दिखाई देंगे। ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक, एचयूएल, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आपको लगभग 3% की गिरावट आती हुई नजर आई। कमजोर नतीजों के बाद खास करके एचयूएल और नेस्ले के शेयर में बिकवाली जारी है। गेनिंग साइड पे बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी और सरकारी बैंक्स यहां आज फोकस में थी। बीएचईएल, आईजीएल और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी रही। खास करके वायदे बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक्स चढ़ते हुए नजर आए। लूजिंग एंड पे लॉरस लैब कमजोर नतीजों के बाद यहां बिकवाली जारी है। 6% नीचे ये स्टॉक आज बंद हुआ। इसके अलावा डिलीवरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ऑयल इंडिया जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की बिकवाली का माहौल रहा। बहुत शुक्रिया यतिन इस मार्केट अपडेट के लिए। तो ये था आज के बाजार का हाल।
और अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का और रुख करेंगे दिल्ली एनसीआर का, जहां पर आतिशबाजी पर लगी रोक के बावजूद लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे चलाए हैं। नतीजा यह हुआ है कि आतिशबाजी ने कई शहरों की आबो हवा को बिगाड़ कर रख दिया है। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की स्थिति में पहुंच चुका है। कुछ इलाकों में प्रदूषण सामान्य से 10 गुना तक ज्यादा है। क्या है ताजा हाल, बातचीत करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तो रोहन, वैसे ही दिल्ली की हवा तो बिगड़ना शुरू हो गई थी, अब दीपावली पर जो पटाखे हैं कायदे से तो उन पर रोक थी, लेकिन लोग नहीं माने। आज उन पटाखों का क्या इम्पैक्ट हुआ है? जी बिल्कुल, लोग नहीं माने और उसी का असर आज हमें देखने को मिला कि आज सुबह जब दिल्ली ने अपनी आंखें खोली तो फिर देखा कि एक धुंध की चादर एक तरह से छाई हुई थी और कल रात में जो ज़बरदस्त पटाखे चलाए हैं लोगों ने, उसका असर साफ तौर पे देखने को आज मिला। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, तीनों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है, जो कि बहुत ही ख़राब की श्रेणी में आता है। और थोड़ा सा अगर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हैज़ार्डस वाले स्थिति में हम आ जाएंगे। और जो इस दौरान जो एक आमतौर पर चेतावनी दी जाती है कि घरों से बाहर मतलब कि कम से कम निकलें या एक्सरसाइज बाहर ना करें या मास्क पहन के चलें, ये सारी जो गाइडलाइंस है वो जारी हो जाती है। फिलहाल कुछ जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो लागू है, लेकिन उसका असर मतलब इतनी जो खराब हवा है उसका कितनी जल्दी उस पर रोक लगती है ये देखना होगा। कुछ आज दिल्ली सरकार ने कुछ स्मॉग गन्स भी लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी की जो हालात हैं कि दिल्ली के कई शहरों में जो है 312-340 तक जो AQI है वो फैला हुआ है। और ख़ासतौर पे अगर हम बवाना की बात करें या फिर आनंद विहार की बात करें तो वहाँ तो 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक काफ़ी ज़्यादा खराब हवा है। और जो मौसम विभाग का जो कहना है, हालांकि कुछ 1-2 दिनों में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो हवा की क्वालिटी है और ज़्यादा खराब होने लगेगी। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में आबो हवा खासतौर पे पराली और पटाखों के प्रदूषण से एक बार फिर जो स्तर है हवा का इंडेक्स जो बताता है वो बेहद खराब में चला गया और आगे देखना होगा, क्योंकि अब पराली जलने का सिलसिला और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी ये प्रदूषण का जो स्टैंडर्ड है ये और गिरता चला जाएगा। चलिए, फिलहाल नजर रहेगी इन सारी चीज़ों पर, लेकिन हम खबरों में यहाँ आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। GST इवेजन के मामलों में सरकार कारोबारियों को एक बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की जा रही है ये उनमें से एक है। सरकार टैक्स चोरी को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने की मौजूदा लिमिट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तो क्या है इस बारे में और जानकारी हम लेंगे अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताइए कि किस तरीके के परिवर्तन आएंगे। सरकार GST कानून में क्या कोई बड़ा बदलाव कर रही है जिसमें जो लिमिट है इवेजन की उसमें जिस तरह से आपराधिक मामले दर्ज होते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा? कैसे इसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, जो सेंट्रल GST एक्ट है उसके मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा के GST इवेजन या फिर इलीगल टैक्स क्रेडिट के मामले में अरेस्ट और 3 साल तक जेल टर्म का प्रोविजन है। लिहाजा सरकार अब इस जो मौजूदा थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 करोड़ की, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है। जिसका सबसे बड़ा फायदा कारोबारी जगत को ये होगा कि जो 5 करोड़ तक के मामले हैं ऐसे मामले कंपाउंडेबल हो जाएंगे, यानी इन सभी मामलों में जेल जाने की नौबत नहीं पड़ेगी। अभी तक जितने भी 2 करोड़ से ऊपर के मामले में हैं वहां पर सीधे अरेस्ट और जेल जाने की नौबत आती है। लिहाजा कारोबारी जगत इस कानून में बदलाव की मांग कर रहा था और इस थ्रेशोल्ड लिमिट की बढ़ाने की मांग कर रहा था, लेकिन CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली कि सरकार अब इस थ्रेशोल्ड लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जो जरूरी प्रस्ताव है वो आगामी GST काउंसिल में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार पूरे GST कानून को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जो मौजूदा कंपाउंडिंग चार्जेस हैं उनमें भी कमी लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अगर इन कंपाउंडिंग चार्जेस कम हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मामले GST के तहत ही निपट जाएंगे, इन्हें कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब भी कोई भी विवाद होता है, टैक्स विवाद, तो उसमें कारोबारी को मजबूरन कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। लिहाजा GST डिपार्टमेंट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मामले कोर्ट में न जाएं और निचले स्तर पर ही निपट जाएं, इससे उनके रेवेन्यू पे भी इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तैयारी कारोबारी जगत को राहत देने के लिए आगामी GST काउंसिल में पेश की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक राहत भरी खबर यहाँ पर कारोबारियों के लिए खासतौर से GST पर जुड़ी हुई। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज की एक बड़ी खबर ये रही जो आपने महसूस की होगी कि आपका व्हाट्सएप नहीं चला, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, तो दुनिया और देश दोनों में ये सर्वर डाउन रहा। क्या थे इसके पीछे के कारण, डिटेल में जाएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आप कुछ और खबरों का रुख करेंगे। आज हम बात करें कि सबसे पहले तो व्हाट्सएप सर्वर की हम बात करेंगे, जहां पर भारत समेत कई देशों में आज व्हाट्सएप का सर्वर डाउन रहा। 2 घंटे तक सर्वर ठप रहने से व्हाट्सएप पर ना तो मैसेज डिलीवर हुए और ना ही वीडियो कॉलिंग या फिर कोई वॉइस कॉलिंग हो पाए। कंपनी का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों से ऐसा हुआ और यूजर्स को हुई परेशानी के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, व्हाट्सएप पे जिस तरीके से इन दिनों निर्भरता हो चली है लोगों की, 2 घंटे सर्वर का डाउन रहना और व्हाट्सएप का ना चलना एक बड़ा सेटबैक कई लोगों के लिए, क्या रीजन थे इसके पीछे? देखिए, जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप है उसकी सेवाएं जो है 2 घंटे तक बंद रही। इस दौरान करोड़ों लोगों को मैसेज भेजने और मैसेज रिसीव करने में परेशानी का सामना जो करना पड़ा। ये एक पूरी तरह से ग्लोबल आउटेज था। भारत के अलावा यूरोप, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर में भी आउटेज जो है देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के वहां पे करोड़ों यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, जिनको कि आज 2 घंटे तक परेशानी का सामना जो करना पड़ा। व्हाट्सएप जो पेरेंट कंपनी मेटा है उसने इसको लेकर के एक स्टेटमेंट जो है वो भी जारी किया। व्हाट्सएप का कहना था कि हमें पता है कि कुछ यूजर्स जो है इसको लेकर के प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम जो है कर रहे हैं। और करीबन 2 घंटे के बाद कंपनी की सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई। उसके बाद कंपनी ने असुविधा के लिए खेद जताया। कंपनी ने ये नहीं बताया कि किस वजह से किस रीजन से ये सेवाएं जो है बाधित हुई, लेकिन जानकार मानते हैं कि टेक्निकल रीजन से सर्वर क्रैश होने की वजह से ये सर्विसेज जो है बंद हुई। पिछले साल अक्टूबर में भी कंपनी को ऐसी परेशानी का सामना जो है करना पड़ा था, लेकिन 2 घंटे के बाद कंपनी की सेवाएं जो है सुचारू रूप से चल रही है। जी शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि कई लोग इसके कारण अच्छे खासे परेशान हुए। मैसेज नहीं जाना व्हाट्सएप पे, बड़ी दिक्कत हो सकती है। इस बार अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाई गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भव्य दिवाली रिसेप्शन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और मंत्री जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस ने लोगों के साथ मिलकर दिवाली सेलिब्रेट की। इस दौरान बाइडेन भारतीय संस्कृति की तारीफ की उन्होंने की और दिवाली को अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनने की भी उन्होंने खुशी जाहिर की। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिख रहा है। ग्रहण आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक सूर्य ग्रहण के समय खाना पीना मना होता है। साथ ही इस समय कोई शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है और इससे कुछ तिथियों का परिवर्तन भी इस साल रहा, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण आया और जो प्रतिपदा का पर्व है, भाई दूज का पर्व है, अब वो कल है और ये तिथियों में सूर्य ग्रहण के आने से ये परिवर्तन हुआ है। 4 तस्वीरें देखिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा और हरिद्वार की। इन चारों ही स्थानों पर आज सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो सूर्य ग्रहण पर नेहरू प्लेनेटोरियम की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा से हमने खास बातचीत की। हमारे संवाददाता रोहन सिंह वहां पर पहुंचे थे, आइए आपको सुनाते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और इस वक्त हम यहाँ पे नेहरू तारामंडल में हैं और यहाँ पे खास व्यवस्था की गई है। हमारे साथ प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा जी हैं। प्रेरणा मैम, पहले तो ये बताइएगा कि आज के लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है कि ये सूर्य ग्रहण को लेकर दिवाली के बाद हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास भी होता है। सबसे पहले इस जो घटना है इसको आप कैसे देखती हैं, कितना महत्व है इस घटना का? सोलर इक्लिप्स की वो हम कोरी आंखों से नहीं देख सकते। विशेष तरीके के हमें फिल्टर्स और प्रोटेक्टिव लेयर्स हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं जब इसको देखने के लिए। तो जिस प्रोटेक्टिव लेयर्स की बात करें तो यहाँ कई सारे अलग अलग तरह के बाइनोकुलर्स हैं। यहाँ पे आपने एक व्यूइंग सेशन रखा है लोगों के लिए, आके वो देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को। क्या खासियत है इन बाइनोकुलर्स की, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं? बिल्कुल, ये इस तरीके के हमने अपने सारे टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स हैं, इन सबको हमने इस पे प्रोटेक्टिव फिल्टर्स लगाए हैं ताकि लोग इस पे क्यूज पे आकर इस नज़ारे को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। उसके अलावा इस तरीके के प्रोटेक्टिव सोलर गॉगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लोग इसको भी लेकर अपनी आंखों से इससे डायरेक्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, पर सूर्य को कभी भी लगातार स्टेयर नहीं करना है। ये सिर्फ इन कुछ बातों की जो है वो सावधानी आपको बरतनी है। कुछ सेकंड आप देखिए और फिर अपनी आंखों को हटा के फिर दोबारा आप ऐसे देख सकते हैं। अंतराल में हम सूरज को देखते हैं, कभी कोई आंखों से नहीं देखते। सेम इसी तरीके से ये हमारा एक और दूसरा टेलीस्कोप है, मशीन है, जिस पे हमने सेम प्रोटेक्टिव फिल्टर्स लगाए हैं, तो सूरज को हम इससे सेफली देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कुछ समय के अंतराल में इसको देखेंगे, लगातार हम सूरज को नहीं घूरेंगे। और तीसरा आप हमें देख रहे हैं वो प्रोजेक्टेड इमेज है। टेलीस्कोप के
साथ हमने एक ये बक्सा जो है वो जोड़ा है, तो सूरज का जो शैडो है वो इस डब्बे के थ्रू आके हम इस डब्बे में हम देख सकते हैं। मैम, जो लोग घर में हैं, जो लोग ये सारे बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए क्या सजा है? कोई मतलब कि स्ट्रीमिंग भी आप लोग कर रहे हैं, क्या करें वो? हम अपने यूट्यूब चैनल नेहरू प्लानिटेरियम के यूट्यूब चैनल पे इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो वो लोग जो नहीं आ सकते वो वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये एक ओपन सेलेस्ट्रियल इवेंट है, लोग अपने प्रोटेक्टिव गॉगल्स के साथ अपने घरों की छतों से, अगर वो उनके पास ऐसा खुला एटमॉस्फेयर है कि वो सूर्य को देख पा रहे हैं, अपनी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है, तो वो देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए, गॉगल्स का इस्तेमाल कीजिए, आई शेड्स का इस्तेमाल कीजिए और फिर ही सूर्य ग्रहण देखिए, ये कहना है नेहरू प्लानिटेरियम की तरफ से। और अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। इधर कल बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात सितरंग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। चक्रवात के कारण बांग्लादेश में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी कई राज्यों में भारी बारिश रही। मौसम विभाग ने 4 उत्तर पूर्वी असम राज्यों में, असम जिसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में रेड अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। असम के नागांव जिले में भारी बारिश और तूफान के कारण पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। भारत सरकार ने चक्रवात को देखते हुए करीब 2.25 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से समुद्री इलाकों से दूर रहने की अपील की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए एक तो कमोडी कॉल रहेगा और साथ में CNBC आवाज पर बस आप एक क्लिक पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।